Hello and welcome to Diplomacy of UPSC with a Future Diplomat. Welcome once again to a very fresh episode of our magazine series, and in this video we'll be dealing with the monthly magazine of recitals which is released by the Wajiram and Ravi. And इस वीडियो में हम लोग जुलाई मंथ के मंथली मैगजीन को कवर अप करेंगे. यस, यू हर्ड मी राइट, हम लोग जुलाई मंथ के मैगजीन को कवर करेंगे. बट आपके मन में एक डाउट होगा कि जून मंथ का मैगजीन तो शायद अभी पूरा नहीं हुआ है. यस, उसमें कुछ पोर्शंस रह गए हैं. जस्ट फॉर एग्जांपल इंडेक्स में आप देखो एडिटर्स कट, इसका थोड़ा सा पोर्शन रह गया. सोशल इश्यूज रह गया, पॉलिटी एंड गवर्नेंस, इकोनॉमी एंड साइंस एंड टेक. तो ये कुछ 4-5 टॉपिक्स के वीडियोस रह गए हैं. तो हम इसको कब कवर अप करेंगे? हम इससे इस जो जुलाई मंथ की मैगजीन जब कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद कवर अप करेंगे. द रीज़न कि मैं उसे इस समय पर स्किप कर रहा हूँ बिकॉज जुलाई मंथ की जो मैगजीन है वो रिलीज़ हो चुकी है, और अगर हम अभी जून का ही करते रह जाएंगे तो फिर अगस्त निकल जाएगा और फिर से हम पीछे चल जाएंगे. सो इट्स बेटर कि जो करंट है उस पर हम फोकस करें, और मैं इसको जल्द से जल्द ख़त्म करने की, इस वाली मैगजीन को ख़त्म करने का अपना ट्राई करूँगा. और जैसे ही वो कवर अप हो जाता है इस वीडियो में या फिर इस सीरीज़ ऑफ वीडियोस में, तो उसके बाद हम वापस से जून में जाएंगे और सारे टॉपिक्स को जो जो हमारे रह गए हैं उन्हें हम देखेंगे. सो डोंट वरी, हम लोग एक भी टॉपिक को नहीं छोड़ेंगे, बट थोड़ा आगे पीछे करना पड़ रहा है बिकॉज ऑफ द नेसेसिटी जो अराइज हो रहा है. तो ये रहेगा पूरा प्लान. ऑल्सो मैंने आपको बताया था कि कुरुक्षेत्र एंड योजना मैं स्टार्ट करूँगा फ्रॉम द मंथ ऑफ जून. तो जून से वो स्टार्ट होगा, बट वही डिले के कारण एक बार ये जुलाई का मंथली मैगजीन कवर अप हो जाए, उसके बाद जो पेंडिंग टॉपिक्स हैं फ्रॉम द मंथली मैगजीन ऑफ जून वो भी हम साथ में कर लेंगे जुलाई, और फिर साइमल्टेनियसली हम कुरुक्षेत्र और योजना भी कर लेंगे. सो बी पेशेंट विथ मी फॉर फ्यू डेज. मैं सारे चीज़ को लाइन अप कर दूंगा. एंड विदाउट मच ado, लेट्स गेट स्टार्टेड. बट बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर, हम ये देख लेते हैं कि एक बार इंडेक्स में कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं. सो लाइक दिस इंडेक्स में अगर आप देखो तो पहला टॉपिक है वो है एडिटर्स कट. सो एडिटर्स कट का आपका कोई भी सब्जेक्ट है नहीं, ठीक है. तो फिर ये है क्या? सो जो राइटर होते हैं वाजीराम एंड रवि के मंथली मैगजीन का, उन्होंने ये सेट ऑफ आर्टिकल्स को सेलेक्ट किया दैट इज एक्सक्लूसिवली फॉर मेंस. ओके, सो ये आर्टिकल्स मेंस से लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये मेजॉरली आपके एडिटोरियल से लिए जाते हैं. जो भी प्रोमिनेंट न्यूज़पेपर्स होते हैं उनसे लिए जाते हैं. सो इनको एक सेपरेट सेक्शन दिया है, और अगर आप इसे देखोगे भी तो ये काफ़ी इलेबोरेटेड फॉर्म में रहता है जिसमें आपको काफ़ी हाई रिच कंटेंट मिलता है फॉर द मेंस. तो ये इस टॉपिक में आ गया. सेकेंड है आपका मैप्स एंड प्लेसेस इन न्यूज़. ये जो सेक्शन है ये मुझे लगता है कि पूरे मैगजीन में मुझे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता है बिकॉज इसका यूटिलिटी प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों में बहुत ज़्यादा रहता है, ठीक है. थर्ड इज आपका सोशल इश्यूज. ये आपका जीएस पेपर 1 एज वेल एज जीएस पेपर 3, ये दोनों में कवर अप हो जाता है, दोनों में इसे आ जाता है. बिकॉज इन सोशल इश्यूज इट इज़ ऑल्सो अबाउट सोशल इश्यूज प्लस सोसाइटी प्लस सोशल जस्टिस. सो ये 3 पोर्शंस को मिला करके ये पूरा चैप्टर बनता है. तो ये जीएस पेपर 1 के लिए भी इम्पॉर्टेंट है एंड जीएस पेपर 2 के लिए 3 के लिए भी इम्पॉर्टेंट है. तो ये आपका इस टॉपिक का आ जाएगा. द नेक्स्ट इज इकोनॉमी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर. एवरीबडी नोज ये जीएस पेपर 3 का पार्ट है, और आज जो हम वीडियो का शुरुआत कर रहे हैं विल बी डीलिंग विद द इकोनॉमी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर. और आप इसका इंडेक्स देखो तो 6 टॉपिक्स यहाँ पर हो गए और यहाँ पर कुछ टॉपिक्स हो गए, तो काफ़ी लार्ज सेक्शन है. तो ये एक वीडियो में कवर अप नहीं होगा, तो मैं इसे ट्राई करूँगा कि आज मैं इसे मेजॉरली कवर अप कर लूँ 5-6 आर्टिकल्स, और उसके बाद फिर हम इसे कल या परसों में इस पूरे टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे. द नेक्स्ट इज पॉलिटी एंड गवर्नेंस. जीएस पेपर 2 का ये पार्ट है, और ये भी आपका प्रीलिम्स प्लस मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एज वेल एज इकोनॉमी भी आपका पी प्लस मेंस के लिए. ओके, नेक्स्ट आपका इंडेक्स में देखें तो इंटरनेशनल रिलेशंस है. इंटरनेशनल रिलेशन सिर्फ 5-6 पेजेस का ही रहता है, बट ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है. और जिस हिसाब से 2023 एंड 2022 का प्रीलिम्स गुजरा है, तो ये प्रीलिम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए तो है ही. डिफेंस एंड सिक्योरिटी इस मंथ का जो है इसमें सिर्फ 2 ही आर्टिकल्स हैं, तो ये बहुत ज़्यादा हेक्टिक पोर्शन नहीं है इस मंथ में.
बट ये इंपॉर्टेंट हो जाता है बोथ फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ प्रीलिम्स प्लस मेंस, बिकॉज डिफेंस और सिक्योरिटी से कुछ इश्यूज आए हैं रिसेंटली न्यूज़ में, तो बहुत ही हाई प्रोबेबिलिटी है कि आपका 2023 में 2024 में इसके ऊपर क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो आप इसे भी पी प्लस मेंस दोनों आप मान लो, ठीक है। समिट्स एंड ऑर्गेनाइजेशन, अगर आप इसे देखो तो हम इसे इंटरनेशनल रिलेशन में क्लब कर देते हैं, बट इसका सेपरेट सेक्शन भी दिया गया है। सो दिस इज फॉर जीएस पेपर 2, और आप इसमें भी इस मंथ में बहुत ज़्यादा हेक्टिक नहीं है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 2 ही आर्टिकल्स दिए हुए हैं। द नेक्स्ट इज ज्योग्राफी एंड एनवायरमेंट, एंड दिस कंप्राइजेस फ्रॉम द पोर्शन ऑफ जीएस पेपर 1 एज वेल एज जीएस पेपर 3, और इसमें 2 सब्जेक्ट्स को मिला करके एक सेक्शन में दिया गया, बिकॉज दिस 2 सब्जेक्ट्स आर वेरी मच रिलेटेड टू ईच अदर। ओके, सो हम इसे भी देखेंगे, और इसका ये इलेबोरेटेड मतलब नेक्स्ट पेज में इसका कंप्लीट इंडेक्स दिया हुआ है, तो आप इसे देख लेना। द नेक्स्ट इज आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये आपका प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाता है। 2023 में जो प्रीलिम्स का पेपर हुआ था उसमें तो काफ़ी क्वेश्चन आए थे एसएनटी से, तो आप इसे नहीं छोड़ सकते। एंड दिस कंप्राइजेस फ्रॉम जीएस पेपर 3। कल्चर से एक पोर्शन आता है आपका, एंड कल्चर कंप्राइजेस फ्रॉम जीएस पेपर 1। तो ये आपका होल डिफरेंशिएशन है इस मंथ के मैगजीन का, और जो इंडेक्स रहता है वाजीराम एंड रवि के मंथली मैगजीन में, उसका एक ब्रीफ गो थ्रू मैंने दे दिया। सो विदाउट मच अडू लेट्स गेट स्टार्टेड, और हम इकोनॉमी पे फोकस करते हैं, बिकॉज आज हम इकोनॉमी को देखेंगे कि कौन कौन से आर्टिकल्स हैं उसमें, क्या इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने एक बार उसे हाईलाइट कर दिया तो मुझे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स उसमें मिले हैं। सो चलिए इसको शुरू करते हैं। सो द फर्स्ट इज नेशनल कोल इंडेक्स। तो ये कोल इंडेक्स है क्या, तो अगर आप इसे देखो, सो द नेशनल कोल इंडेक्स हैज शोन अ सिग्निफिकेंट डिक्लाइन of 33.8% in the May 2023 at 157.7 points as compared to May 2022। न्यूज़ में क्या है आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। What does national coal index mean? National coal index का मतलब होता है that it indicates a strong supply of coal in the market with sufficient availability to meet its growing demand। मतलब अगर नेशनल कोल इंडेक्स अगर आपका हाई रहेगा, दैट मीन्स दी जो सप्लाई है कोल का इन द मार्केट दैट इज हाई, ठीक है। द पीक ऑफ नेशनल कोल इंडेक्स वाज ऑब्जर्व्ड इन जून 2022 व्हेन द इंडेक्स रीच 238.8 पॉइंट्स। क्या ये डेटा इंपॉर्टेंट है? आई वुड से नॉट इंपॉर्टेंट, बट अगर आपको कहीं आंसर्स में कोट करना है सो यू कैन यूज दिस डेटा। ऑल्सो आपको अगर ये वैल्यू अगर याद रहा तो आपको एक अंदाजा भी मिल सकता है, यू कैन गेट एन एजम्पशन कि नेशनल कोल इंडेक्स का मैक्सिमम वैल्यू क्या है, और अगर इस थ्रेशोल्ड से ये कम है दैट मीन्स डिक्लाइन हो रहा है, और अगर इस थ्रेशोल्ड से ये ज़्यादा है दैट मीन्स जो सप्लाई है कोल का वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। सो नेशनल कोल इंडेक्स का बात करें तो इट इज़ अ प्राइस इंडेक्स दैट कंबाइंस द कोल प्राइसेस। तो ये कोल प्राइसेस को कंबाइन करता है, दैट इज फ्रॉम ऑल द सेल्स चैनल, मतलब जितने सेल्स के चैनल है उसमें क्या क्या प्राइस चल रहा है ये सारे को कंप्राइज करता है, जिसमें कि नोटिफाइड प्राइसेस जो कोल से रहते हैं वो भी इंक्लूड होते हैं, एज वेल एज दी ऑप्शनिंग प्राइसेस, तो उससे ऑप्शन में क्या प्राइस डिटरमाइंड हुआ, एज वेल एज दी इम्पोर्ट प्राइसेस, तो उसका इम्पोर्ट जब भी कोल का एक कंट्री से दूसरे कंट्री पे होता है उस समय क्या कोल के प्राइसेस होते हैं, ये सारे के कॉम्बिनेशन को हम लोग नेशनल कोल इंडेक्स बोलेंगे, और ये एक प्राइस इंडेक्स है, और ये प्राइस इंडेक्स सप्लाई ऑफ कोल को दर्शाता है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? चलिए आगे बढ़ते हैं। इस्टेब्लिश विद द बेस ईयर एज, मैं एक चीज आपको बता दूं, इफ यू हैव एनी डाउट इन एनी ऑफ द टॉपिक इन दिस मैगजीन्स और एनी अदर सब्जेक्ट, आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल पूछ सकते हैं, और कमेंट सेक्शन पूछ सकते हैं, एंड आई विल डेफिनेटली ट्राई टू आंसर इन द कमेंट सेक्शन ओनली। सो आप इस चीज़ को निश्चिंत रहो कि अगर आपको कुछ डाउट आएगा तो उसका भी क्लियरेंस जो है वो आपको मिलेगा। ओके, सो हम इसे आगे बढ़ते हैं। और जहाँ तक रहा जून 2023 के मैगजीन का जो आधा अभी मैंने छोड़ दिया है, सो डोंट वरी, मैं उसे कवर अप तो बहुत ही जल्दी कराऊंगा, मोस्ट प्रोबेबली इसी मंथ में वो हो जाएगा। सो डोंट गेट टू मच वरीड, बट बात यह है कि अगर अभी हम लोग जून का ही करने लगे तो फिर जुलाई वाला रह जाएगा, है कि नहीं। मतलब एक के पीछे करते करते हमारे 2-3 चीज़ें और पीछे हो जाएंगे। सो जो करंट में जो मंथ का रिक्वायरमेंट है हम उसे करते हैं, और जो पीछे छूट चुका है हम उसे साइमल्टेनियसली कवर अप कर देंगे वंस यू फिनिश दिस मैगजीन। तो आप उसमें टेंशन मतलब, और जो ये वीडियोस है ये वन स्टॉप सॉल्यूशन है,
फॉर योर मंथली करंट अफेयर्स। ठीक है, तो आप इसमें भी टेंशन मत लो कि एक चीज़ छूट गया है तो फिर आपका दूसरा चीज़ में कुछ कॉम्प्रोमाइज़ होगा, बिल्कुल नहीं होगा। क्योंकि आप देखो तो ये खुद में ही ये मैगजीन काफ़ी इलेबोरेटेड फॉर्म में, तो आपका P+M प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों के लिए बहुत ही अच्छे तरीके से तैयारी हो जाएगा। और जहाँ तक रहा PDF का बात, तो मैंने आपको बोला था कि वंस आई फिनिश द जून का मंथली मैगजीन आई विल प्रोवाइड अ सिंगल PDF ऑफ दैट, बट मैं वो नहीं करूँगा। मैं आपको इंडिविजुअल PDFs भी प्रोवाइड कर दूंगा, जैसे ये हाईलाइटेड PDF है उसी हिसाब से सब्जेक्ट वाइज, ताकि आपका रिवीजन करने में भी पीछे ना रहो आप। ठीक है, तो आप वो PDF तो डाउनलोड कर सकते हो फ्रॉम द टेलीग्राम चैनल। द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन एज वेल एज इन द कमेंट सेक्शन। ओके, established with the base year as the fiscal year of 2027 एंड 18, तो इसका बेस ईयर को जो माना गया है वो 2017 एंड 18 को माना गया है। मतलब जो ये नेशनल कोल इंडेक्स निकाला जाता है, मान लीजिए 2023 का निकाला गया, तो ये कुछ तो परसेंटेज में डिनोमिनेटर में लिखना पड़ेगा ना, तो डिनोमिनेटर में उसी वैल्यू को लिखना पड़ेगा जो 2017 और 18 में दिया गया है। सो इट सर्व्स एज ए रिलायबल इंडिकेटर ऑफ द मार्केट डायनामिक्स, प्रोवाइडिंग द वैल्यूएबल इंसाइट्स इनटू द कोल प्राइस फ्लक्चुएशन। मतलब इस जो नेशनल कोल इंडेक्स है इससे क्या मिलता है, तो ये एक इंडिकेटर का काम करता है जिससे कि मार्केट डायनामिक्स को समझने में मदद मिलती है, और ये एक वैल्यूएबल इंसाइट भी प्रोवाइड करता है कि कोल के प्राइस में कैसे फ्लक्चुएशन रहा है, क्या कोल का सप्लाई बढ़ा है, क्या कोल का सप्लाई घटा। अगर कोल का सप्लाई बढ़ेगा तो ऑब्वियसली उसका प्राइस जो है वो डिक्रीज होगा, बिकॉज आप जानो कि सप्लाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्राइस, ये इकोनॉमी में एक रूल रहता है। दैट मीन्स अगर आपका सप्लाई ज़्यादा है तो प्राइस आपका घटेगा, और अगर आपका प्राइस ज़्यादा है दैट मीन्स सप्लाई आपका ऑटोमेटिकली कम है। सो आप इस फॉर्मूले से भी इसको रिलेट कर सकते हो। सो एडिशनली द प्रीमियम ऑन द कोल प्राइसेस ऑप्शंस, it indicates the pulse of the industries and the sharp decline in the prices of the coal premium। ये आपका इंडिकेट करता है कि कोल का अवेलेबिलिटी मार्केट में सफिशिएंट है। ओके, आई गेट इन दिस थिंग। ये वही चीज़ है जो मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन की है कि अगर कोल के अवेलेबिलिटी में उसके प्रीमियम में अगर शार्प डिक्लाइन आया, दैट मीन्स जो कोल अवेलेबल है मार्केट में वो सफिशिएंट है, और अगर वो डिफिशिएंट हो जाएगा दैट मीन्स अगर आपका सप्लाई अगर घट जाएगा तो ये प्राइस जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होने की वजह से ये प्राइस जो है ये इस लॉ के हिसाब से बढ़ जाएगा। सो दिस इज द पॉइंट हियर एक्सप्लेन्ड। द डाउनवर्ड ट्रेंड इन द NCI सिग्निफाइज द मोर बैलेंस्ड मार्केट अलाइनिंग द सप्लाई एंड डिमांड। सो अगर नेशनल कोल इंडेक्स अगर डाउनवर्ड ट्रेंड अगर शो करेगा लाइक दिस, तो अगर ये आपका इंडिकेट करेगा कि जो मार्केट है वो बैलेंस्ड है, दैट मीन्स सप्लाई इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू द डिमांड। सो जब सप्लाई और डिमांड अगर अप्रॉक्सीमेटली इक्वल चल रहा है मतलब जो प्राइस रहेगा वो भी स्टेबल रहेगा, और इससे जो है ये मार्केट बैलेंस की ओर जाएगा। विद सफिशिएंट कोल अवेलेबिलिटी द नेशन कैन नॉट ओनली मीट द ग्रोइंग डिमांड्स बट ऑल्सो सपोर्ट्स इट्स लॉन्ग टर्म एनर्जी रिक्वायरमेंट, thus बिल्डिंग अ मोर रेजिलियंट एंड सस्टेनेबल कोल इंडस्ट्रीज। सो यू कैन यूज दिस पॉइंट इन आंसर राइटिंग कि अगर आपका कोल का अवेलेबिलिटी सस्टेनेबल हुआ, सफिशिएंट हुआ, तो आपका ना सिर्फ लॉन्ग टर्म एनर्जी रिक्वायरमेंट बढ़ेगा, ग्रोइंग डिमांड बढ़ेगा, बल्कि आप एक रेजिलियंट और सस्टेनेबल कोल इंडस्ट्रीज भी इंडिया के लिए बना सकते हैं। सो इस सेक्टर में भी कोल इंडस्ट्रीज से डेवलपमेंट में भी ये काफ़ी काम आएगा, और आपका कोल अवेलेबिलिटी सफिशिएंट रहा तो उसमें कोई कमी या ज़्यादा नहीं आए, तो उसकी वजह से प्राइस जो है वो स्टेबल रहेगा, और अगर प्राइस स्टेबल रहेगा तो रेजिलियंट भी इंडस्ट्रीज होगा और सस्टेनेबल भी होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द नेशनल कोल इंडेक्स। नेक्स्ट गो ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज डिलिस्टिंग ऑफ शेयर्स। तो सेबी ने क्या किया है कि सेबी इज रिव्यूइंग द डिलिस्टिंग रेगुलेशन ऑफ द लिस्टेड कंपनीज इन order to stop the manipulation of the shares of the company which has opted from delisting from the stock exchanges. SEBI said it may allow companies to delist the shares at fixed price instead of current reverse book building process. तो रिवर्स बुक बिल्डिंग प्रोसेस के द्वारा एक जो भी कंपनी होती है वो अपने शेयर्स को डिलिस्ट करती है स्टॉक मार्केट से, उसकी जगह पर एक ऑप्शन सेबी कंसिडर कर रही है फिक्स प्राइस मैकेनिज्म का। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं डिलिस्टिंग होता क्या है। Delisting means removing the securities of a listed companies from a stock exchange. Once delisted,
the securities of the company can no longer be traded on the stock exchange. Delisting can be either voluntary or compulsory. फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी एच है और वो एच BSE या फिर NSE पर लिस्टेड है, तो इस कंपनी को हम लोग के शेयर्स को हम लोग एच कंपनीज के शेयर को हम लोग इन दो स्टॉक एक्सचेंजेस से खरीद सकते हैं. बट फॉर एग्जाम्पल अगर कंपनी चाहे कि नहीं मुझे स्टॉक एक्सचेंज से हटाना है, मुझे पब्लिक नहीं करना है अपने कंपनी को, जिसमें कि लोग मेरे शेयर्स को परचेज कर सकें, तो उस प्रोसेस को डिलिस्टिंग बोलते हैं. डिलिस्टिंग दो तरीके से होती है. एक तो होती है वॉलेंटरी डिलिस्टिंग, मतलब कंपनी के बोर्ड मेंबर्स ये चाहते हैं कि वो खुद से ही कंपनी को हटाएं. एक होती है कंपलसरी डिलिस्टिंग. तो कंपलसरी डिलिस्टिंग एक पीनल मेजर होती है. वो तब होती है जब कंपनी अपने सबमिशंस या फिर रिक्वायरमेंट्स के साथ कंप्लाई नहीं करती है इन दी टाइम बाउंड मैनर. सो उस कंडीशन में कंपनी का कंपलसरी डिलिस्टिंग किया जाता है एंड दैट इज अ पीनल मेजर. ठीक है. सो जो भी कंडीशन है आपका, या तो वो कंपलसरी हो या फिर वॉलेंटरी हो, उसमें कंपनी को डिलिस्ट किया जाता है. एंड व्हाट डज इट मीन्स बाय डिलिस्टिंग द कंपनीज? डिलिस्टिंग ऑफ द कंपनी मीन्स सिंपली कि हम 90% ऑफ द टोटल इश्यूड शेयर्स हैं उसको बाय बैक कर ले. मतलब जो कंपनी एच है, फॉर एग्जाम्पल उसने 100 शेयर्स को लिस्ट आउट किया था, तो वो 100 शेयर्स आपके इन्वेस्टर्स के पास है. ठीक है. तो उस 100 शेयर्स में से 90 शेयर्स कंपनी जो है वो बाय बैक कर ले. ये आपका थ्रेशोल्ड हुआ. ओके. सो इस कंडीशन को हम लोग डिलिस्टिंग बोलते हैं. इसी में हम लोग पढ़े थे कि एट प्रेजेंट रिवर्स बुक बिल्डिंग प्रोसेस का यूज किया जाता है. सो वो रिवर्स बुक बिल्डिंग प्रोसेस है क्या, हम इसे देखते हैं. सो रिवर्स बुक बिल्डिंग प्रोसेस इज अ प्रोसेस विच इज यूज फॉर प्राइस डिस्कवरी. ठीक है. इस प्रोसेस में होता क्या है कि जो भी शेयर होल्डर होते हैं कंपनीज के, वो ऑफर्स कलेक्ट करते हैं एट वेरियस प्राइसेस एंड they are which are equal to the floor price or above to the floor price. So the buyback price is determined after the offers of the closing prices. So जो भी शेयर होल्डर्स होते हैं कंपनी के, जिनके पास भी शेयर्स होते हैं, ठीक है, वो अपने अपने प्राइसेस को शेयर करते हैं जो कि फ्लोर प्राइस से या तो ज्यादा हो जाता है या फिर बराबर हो सकता है. तो एक बार वो उनका सारा ऑप्शंस आ गया, उसके बाद ये बायबैक प्राइस को डिटरमाइन किया जाता है. सो इस मैकेनिज्म से प्राइस डिस्कवरी होता है. बट इसमें कुछ इश्यूज है. वो इश्यूज क्या है वो हम देखते हैं. सो जब भी रिवर्स बुक बिल्डिंग प्रोसेस का फॉर्मुलेशन किया जाता है, तो मैंने आपको बताया उसके ऊपर 90% का थ्रेशोल्ड हुआ जाता है. बट वो 90% के थ्रेशोल्ड में एक मिसयूज होने का पॉसिबिलिटी होता है कि जो भी स्पेशलिस्ट होते हैं इन द डिलिस्टिंग ऑफ शेयर्स, वो क्या करते हैं कि पहले से ही कंपनीज के बहुत सारे शेयर्स को एक्वायर कर लेते हैं, जिससे कि कंपनीज का जो शेयर्स है उसका प्राइस बढ़ जाता है और उनको डिलिस्टिंग के समय बहुत ही हाई प्राइस ऑफर होता है इन दी buyback time. So certain players in the market, in the anticipation of the delisting, acquire the shares and increase the prices of the shares to the unsustainable levels. So ये आपका कंडीशन है. इस कंडीशन में क्या होता है कि वो हायर प्राइस एक्सट्रैक्ट करते हैं जब भी डिलिस्टिंग का प्रपोजल आता है, और ये फिर फेयर प्राइस तो हुआ नहीं. फॉर एग्जाम्पल अगर 100 रुपये था प्राइस और अगर वो 170 हो गया बिकॉज ऑफ द एक्विजिशन ऑफ शेयर जो कि डिलिस्टिंग की वजह से हुआ. सो 170 फॉर 100 रुपीज शेयर, ये तो सस्टेनेबल नहीं है. तो उस कंडीशन में ये फेयर प्राइस नहीं हुआ, तो इसमें कंपनी को लॉस होता है. इसलिए सेबी टेक इन द मैकेनिज्म कि वो पूरे मैकेनिज्म को ही बदल दे, कि वो रिवर्स बुक बिल्डिंग के प्रोसेस को हटा दे. सो उसमें फ्यूचर आउटलुक क्या है. सो एक केकी मिस्त्री कमेटी को गठन किया गया. ये केकी मिस्त्री ये वाइस चेयरमैन है और द CEO ऑफ द HDFC लिमिटेड. और इन्होंने ये रिकमेंडेशन दिया कि इट विल अलाउ, कि सेबी को अलाउ करना चाहिए कंपनी को टू डिलिस्ट शेयर्स एट अ फिक्स प्राइस इंस्टेड ऑफ रिवर्स बुक बिल्डिंग मैकेनिज्म. मतलब बुक बिल्डिंग मैकेनिज्म को रिप्लेस करके हम लोग फिक्स प्राइस के ऊपर ले आएंगे. बट एट प्रेजेंट सेबी ने सिर्फ अनाउंस किया है कि वो फिक्स प्राइस पे आएगी, उसके ऊपर कोई भी मेथडोलॉजी को अनाउंस नहीं किया गया है. सो इसलिए हमें इस मैगजीन में दिया हुआ नहीं है कि फिक्स प्राइस का मैकेनिज्म होता क्या. जब भी हमारे पास आएगा फिक्स प्राइस का मैकेनिज्म मैगजीन में दिया जाएगा. We'll discuss it further. So हम नेक्स्ट आर्टिकल पे जाते हैं, which is first loss default guarantee program. So the Reserve Bank of India has allowed default loss guarantee DLG, a safety net mechanism on the banks and the NBFCs and the lending service providers in the digital lending space. तो सबसे पहले तो होता है लेंडिंग सर्विस प्रोवाइडर, दैट इज LSP. ये होता क्या है, ठीक है.
तो लेंडिंग सर्विस प्रोवाइडर ये एक न्यू एज प्लेयर्स है, मतलब न्यू जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स। वो टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं इन द लेंडिंग स्पेस। वो एज अ एजेंट ऑफ द बैंक और द एनबीएफसी ये लेंडिंग के फंक्शंस को कैरी आउट करते हैं। वो लेंडिंग के फंक्शंस कुछ भी हो सकते हैं इन द गिवन लिस्ट। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, बट ये प्राइमरली फंक्शंस है। दैट इज कस्टमर एक्विजिशन करते हैं इन एज द एजेंट ऑफ द बैंक और द एनबीएफसी, अंडर राइटिंग में सपोर्ट करते हैं, प्राइस सपोर्ट करते हैं, डिसबर्समेंट में हेल्प करते हैं, सर्विसिंग में हेल्प करते हैं, मॉनिटरिंग करते हैं पूरे प्रोसेस का, रिकवरी ऑफ द स्पेसिफिक लोन और द लोन पोर्टफोलियो ऑन बिहाफ ऑफ द रेगुलेटेड एंटिटीज। तो ये कुछ प्राइमरी फंक्शन है लेंडिंग सर्विस प्रोवाइडर्स का। दे आर कॉमनली नोन एज द फिनटेक प्लेयर्स। ये काफ़ी ज़्यादा अभी मतलब फिनटेक न्यूज़ में भी रहता है, क्योंकि आप जानते हो शार्क टैंक इंडिया और ये सब भी आए हैं, तो इसलिए फिनटेक काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर नेम बन चुका है आज से समय। सो उसमें फर्स्ट लॉस डिफॉल्ट गारंटी में अरेंजमेंट क्या है उसका प्रोसेस, हम उसे देखते हैं। सो DLG, विच इज ऑल्सो नोन एज फर्स्ट लॉस डिफॉल्ट गारंटी प्रोग्राम, इट इज एन अरेंजमेंट इन विच द थर्ड पार्टी सच एज द फिनटेक कंपनसेट द लेंडर्स इफ द बोरोवर डिफॉल्ट। लुक, होता क्या था ना कि फिनटेक एक एजेंट के रूप में काम करते हैं फॉर द बैंक्स और एनबीएफसी। तो मान लीजिए कोई भी एक बैंक है, मान लीजिए कोई भी एक बैंक है, ठीक है, और अगर उस बैंक के पास सफिशिएंट अमाउंट में मनी है, बट उसके पास कस्टमर्स की कमी पड़ रही है, तो बीच में ये फिनटेक प्लेयर्स क्या करते हैं, फिनटेक प्लेयर्स कस्टमर के चेन को फॉर्म करते हैं, उनका एक कलेक्शंस बनाते हैं, वो एज ए एजेंट बैंक के थ्रू काम करते हैं, और फिर ये जो कस्टमर्स हैं उनको लोन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये मैकेनिज्म चल रहा था, बट इसमें बहुत बार होता क्या है कि 10 कस्टमर अगर फिनटेक प्लेयर्स ने दिए, तो उसमें से एक या दो अगर डिफॉल्ट कर जाता है तो उसमें बैंक का लॉस होता है। बैंक आज द फिनटेक प्लेयर्स टू कंपनसेट, तो फिनटेक प्लेयर ये बोलता है कि भाई मैंने तो लोन लिया नहीं है, कस्टमर ने लिया है, आप उससे समझो, मैं तो सिर्फ एजेंट हूँ। अगर कस्टमर के पास वो बैंक वाले जाते हैं तो कस्टमर बोलते हैं कि भाई मैंने तो आपसे लोन नहीं लिया, मैंने तो फिनटेक से लिया। सो कोई भी क्लियर कट डेफिनेशन नहीं था कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रांसपेरेंसी ये किसके ऊपर आएगा। इसीलिए ये सारी चीज़ों का मतलब प्रॉब्लम्स आ रही थी, इसलिए आरबीआई ने ये सारा मैकेनिज्म को लाया है। सो अब एलएसपी क्या करेंगे, दैट द एलएसपी विल प्रोवाइड certain credit enhancement features such as first loss guarantee up to a pre-decided percentage of loans generated by NBFCs और banks। तो ये जो LSP है, जिसको हम लोग फिनटेक प्लेयर्स भी बोल सकते हैं, वो LSP अब कुछ परसेंटेज में जो कस्टमर्स हैं वो जितना लोन डिफॉल्ट करेंगे वो LSP को बैंक के बदले में भरना पड़ेगा। सो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ द FLDG। For all practical purposes, credit risk is borne by LSP without having to maintain any regularity capital। ठीक है, तो ये सारे मैकेनिज्म है FLDG के अरेंजमेंट में। आरबीआई का कंसर्न्स क्या था? RBI expressed its confirmed in the FLDG arrangement because it felt that the model could pose a systematic risk. An RBI report in 2021 observed some cases such as the fintech players were undertaking the balance sheet lending in partnership with the NBFC or bank on a standalone basis with not satisfying the principal criteria to remain outside the regulation। तो RBI ने अपने एक रिपोर्ट में ऑब्जर्व किया है कि फिनटेक जो है वो एज ए एजेंट ऑफ द बैंक और द NBFC वो लेंडिंग के प्रोसेस में तो पार्ट ले रहे हैं, वो बैलेंस शीट में उनका नाम है, बट वो सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं अपने प्रिंसिपल बिजनेस क्राइटेरिया को, ताकि वो RBI के रेगुलेशन से बाहर रह सके। तो ये एक RBI का कंसर्न है। ओके, सो RBI का ये एक कंसर्न है। दिस इज हैपनिंग बिकॉज दिस वाज हैपनिंग आउटसाइड द RBI रेगुलेशन, क्योंकि अगर वो क्राइटेरिया को फुल ही नहीं करेंगे फिनटेक प्लेयर्स, तो RBI का कोई अथॉरिटी फिनटेक प्लेयर्स पे रहेगा नहीं, है ना। तो इसी कंडीशन में वहाँ पर हाई ऑपरेशनल रिस्क भी हो जाता है, बिकॉज अगर वो डिफॉल्ट करेंगे फिनटेक प्लेयर्स तो विल बी एट रिस्क, जो कस्टमर्स हैं दे विल बी एट रिस्क और द बैंक्स दे विल बी एट रिस्क। तो ये सारे इश्यूज आ रहे थे। So the RBI issued guidelines on the digital lending in September 2022, but it did not provided the clarity on the FLDG structure. In the absence of the clear directions, regulated entities like bank had stopped entering into such arrangement with the fintech players, posing a threat to their business.
सो अगर मान लो अगर आपका बैंक सो अगर मान लो अगर आपका ये बैंक है, वो लेंडिंग प्रोवाइड कर रहा है टू द फिनटेक प्लेयर्स, और वो फिनटेक प्लेयर्स अपने विवेक से फिर कस्टमर्स को प्रोवाइड कर रहे हैं, बट अगर कस्टमर डिफॉल्ट कर रहा है तो ना फिनटेक प्लेयर्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ही नहीं रहा है, तो इसमें अल्टीमेटली लॉस किसका हो रहा है? लॉस बैंक का हो रहा है। तो इसीलिए कोई भी क्लियर डायरेक्शन आरबीआई की तरफ से नहीं थी, इसलिए बैंक्स ने भी स्टॉप कर दिया था टू द लेंडिंग कि वो एग्रीमेंट में ना जाए विद फिनटेक प्लेयर्स, इसलिए इसमें अल्टीमेटली उनका लॉस हो रहा था। सो द फिनटेक इंडस्ट्री वॉज डिमांडिंग दैट आरबीआई शुड फॉलो द एफएलडीजी अरेंजमेंट। अब जब फिनटेक प्लेयर्स जो है बैंक उनके साथ पार्टिसिपेट ही नहीं कर रही है, उन्होंने स्टॉप कर दिया है, अल्टीमेटली उनका बिजनेस तो गिरेगा ही ना। तो एट लास्ट फिनटेक इंडस्ट्री ने भी ये बोला कि आरबीआई शुड अलाउ एफएलडीजी अरेंजमेंट, जिसमें कि रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो फिनटेक के ऊपर में आए। तो जिस समय मतलब सिर पे बरसात आई, उस समय में छत का ख्याल आया। तो ये पूरा इश्यूज था। सो आरबीआई का एफडीएलजी गाइडलाइंस क्या है? एलएसपी प्रोवाइडिंग डीएलजी मस्ट इनकॉर्पोरेट कंपनीज अंडर द कंपनीज एक्ट। सो कोई भी एक फिनटेक प्लेयर्स है जो कि एक एलएसपी बन रहा है, लेंडिंग सर्विस प्रोवाइडर्स, उसको एज अ कंपनी रजिस्टर करना पड़ेगा अंडर द कंपनीज एक्ट ऑफ 2013। ओके, ये सबसे पहला गाइडलाइंस है। The RBI has allowed bank to accept DLGs in digital lending only if the guarantee is in the form of cash deposit or fixed deposit in the bank. So अगर गारंटी LSP के द्वारा दिया जा रहा है ओनली इन द फॉर्म ऑफ कैश और फिक्स्ड डिपॉजिट इन द बैंक, उसी समय आरबीआई ने बैंकों को ये निर्देश दिया है कि आप डीएलजी के साथ एग्रीमेंट में जाओ, और अगर वो नहीं होता है आप मत जाओ। बैंक्स एंड एनबीएफसी शुड इंश्योर दैट द टोटल अमाउंट ऑफ द डीएलजी कवर on any outstanding portfolio does not exceed the 5% of the total amount of that loan portfolio। तो इन्हें 5% का थ्रेशोल्ड दिया गया कि आप जो डीएलजी कवर है वो सिर्फ और सिर्फ 5% ही रखो टोटल लोन पोर्टफोलियो का। तो ये आपका आरबीआई का एफडीएलजी गाइडलाइंस है। इसका सिग्निफिकेंस क्या होता है? जब भी ये डिजिटल गाइडलाइंस जो है अगर इसको इनकॉर्पोरेट किया जाता है तो इसका सिग्निफिकेंस, इसका इफेक्ट क्या आएगा? तो इससे एक वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाएगा जिसमें कि आपका ट्रांसपेरेंट एंड एफिशिएंट मैनर में, इफेक्टिव मैनर में डीएलजी फैसिलिटी का बेस्ट यूज होगा, एंड इट विल बी बेनिफिशियल फॉर बोथ बैंक्स एज वेल एज द फिनटेक प्लेयर्स। क्योंकि इससे होगा क्या कि आपके ये दोनों एंटिटीज विदाउट एनी प्रॉब्लम्स काम कर सकेंगे। अब जो ईमानदार फिनटेक है जिनको बिजनेस करना है वो ऐसे ड्रामों से पीछे नहीं हटेंगे, ठीक है, बट जिनको रेगुलेशन से बचना है, जिनको कंपनसेट नहीं करना है इफ एनी कस्टमर डिफॉल्ट टू द बैंक, सो उनके लिए प्रॉब्लम्स आएगा। तो ये पूरे स्ट्रक्चर को ही बढ़िया करेगा, ट्रांसपेरेंट करेगा, एफिशिएंट बनाएगा, इफेक्टिव बनाएगा। So it will facilitate the entry of the small and medium fintechs into the digital lending space partnership with the banks or the NBFCs। अल्टीमेटली इससे जो बैंकिंग इंडस्ट्री है, बैंकिंग सेक्टर है, इसको ग्रोथ मिलेगा बिकॉज द बैंक विल रीच टू द कस्टमर मोर एफिशिएंटली बिकॉज फिनटेक के पास नेटवर्क है और अल्टीमेटली वो गारंटी भी ले रहे हैं इफ एनी कस्टमर डिफॉल्ट्स। सो दिस इज द टोटल कंडीशन। ये आपका एफएलडीजी का एफडीएलजी का गाइडलाइन। इफ यू हैव एनी डाउट डू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। सो the next topic is credit guarantee scheme for livestock sector। Department of Animal Husbandry and Dairying under the Ministry of Fisheries and Animal Husbandry and Dairying launched its first ever credit guarantee scheme for livestock sector। तो आप इस मिनिस्ट्री को देखो, ये मिनिस्ट्री इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रीलिम्स में आपसे क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। So the schemes comes under the Animal Husbandry Infrastructure Development Fund (AHIDF) and it aims to facilitate collateral free credit for MSME in the livestock sector। So ultimately इसका एम क्या है कि ये फैसिलिटेट कर सके कोलैटरल फ्री क्रेडिट, मतलब बिना किसी कोलैटरल का, दैट मीन सिक्योरिटीज का, एमएसएमई को क्रेडिट दिया जा सके, कर्ज दिया जा सके, लोन इन द लाइफस्टॉक सेक्टर। जो भी लाइफस्टॉक के सेक्टर में मीडियम स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज जो काम कर रहे हैं उनको लोन दिया जा सके विदाउट एनी कोलैटरल। सो व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्कीम? सो दिस स्कीम एम टू फैसिलिटेट फाइनेंस फॉर द अनसर्व्ड and underserved livestock sector।
thus making the availability of the finance assistance from the lenders mainly to the first generation entrepreneurs and the unprivileged sector who lack collateral securities. तो अल्टीमेटली ये इसका बेनिफिट है, एम्स है, आप इसको एक बार याद कर लेना. The objective is to encourage the focus from the viability of the project to provide credit finances based on the primary securities of the assets being financed. So ये तीन आपका ऑब्जेक्टिव्स है कि ये क्यों लाया गया है. तो फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करना है फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स को, ऑल्सो टू दी अनप्रिविलेज्ड सेक्शन जिसके पास कोलैटरल सिक्योरिटी नहीं होता है. इसका जो फोकस है वो वायबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट्स है, टू प्रोवाइड द क्रेडिट फैसिलिटीज. ये सारे उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं. इसमें हम लोगों ने पढ़ा एनिमल हस्बेंडरी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड. ये फंड इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो पूरा स्कीम है ये इसी फंड के अंडर में आता है. तो ये फंड है क्या, हम इसे देखते हैं. So these schemes have been approved under the Prime Minister आत्मनिर्भर भारत स्टिमुलस पैकेज जो कोरोना के टाइम पर आया था. और इसमें आपका डेयरी प्रोसेसिंग एंड प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का बात हुआ है, मीट प्रोसेसिंग एंड प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, एनिमल फीड प्लांट्स, ब्रीड इंप्रूवमेंट टेक्नोलॉजीज एंड ब्रीड मैनिपुलेशन फार्म्स को बनाना है, सेटिंग अप ऑफ वेटरनरी वैक्सीन्स, ड्रग प्रमोशंस प्रोडक्शन फैसिलिटीज, एनिमल वेस्ट टू वेल्थ मैनेजमेंट बनाना है. इसमें कि इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर्स, प्राइवेट कंपनीज, फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशंस एंड सेक्शन 8 कंपनीज आर encouraged to invest in the livestock sector through this fund. So ये इस फंड का पूरा डिटेल्स है. अगर हम इस स्कीम के डिटेल्स में आते हैं, so DAHD has been set up a credit DHD has set up a credit guarantee fund trust of 750 crores and it will cover the 25% of the credit facilities extended to eligible MSME by the lending institution. So DHD द्वारा ये जो स्कीम्स है इसके अंडर में ये क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट को स्टैब्लिश किया गया है. ये आपका 25% ऑफ द क्रेडिट फैसिलिटीज को कवर अप करेगा. इस ट्रस्ट को फॉर्म किया गया इन पार्टनरशिप विद द NAB संस्थान ट्रस्टेड कंपनी. ये एक सब्सिडरी है नाबार्ड का. तो हमें इस कंपनी का नाम याद रखना पड़ेगा अगर आपका प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ गया तो. ये एक सब्सिडरी कंपनी है अंडर द नाबार्ड और ये क्रेडिट गारंटी को इंश्योर कर रहा है अंडर दिस स्कीम. ठीक है. सो ये चीज को हमें याद रखना है. इंटरेस्ट सबवेंशन ऑफ 3% लोन अप टू 90% ऑफ द प्रोजेक्ट ऑफ द फ्रॉम एनी शेड्यूल बैंक, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन. तो ये आप इसका कुछ डिटेल्स, आई डोंट थिंक दिस इज इंपॉर्टेंट. द क्रेडिट गारंटी पोर्टल हैज बीन डेवलप्ड बाय अ रूल बेस्ड B2B मॉडल. सो जो क्रेडिट गारंटी पोर्टल है इसको डेवलप किया गया है ऑन ए रूल बेस्ड B2B मॉडल. B2B मीन्स बिजनेस टू बिजनेस मॉडल, बिकॉज ये आपका MSME को लोन्स दे रहा है. ये किसी पर्सनल लोन या इस टाइप की चीज़ों को फैसिलिटेट नहीं कर रहा है. ये बिजनेस टू बिजनेस मॉडल पे ही इसके पोर्टल को डिज़ाइन किया गया है. और ये पोर्टल जो है ये एक यूजर फ्रेंडली प्लेटफॉर्म है जिसमें कि एलिजिबल लेंडिंग इंस्टीट्यूशन है वो इनरोल कर सकते हैं, इश्यू कर सकते हैं और रिन्यू कर सकते हैं अपने क्रेडिट गारंटी को और क्लेम्स को हैंडल कर सकते हैं. इसका सिग्निफिकेंस क्या है इस स्कीम का? तो इनहांस करता है नंबर ऑफ MSME हु आर बेनिफिटिंग फ्रॉम दिस स्कीम्स एंड इट स्ट्रेंथेन्स द इकोसिस्टम फॉर कोलैटरल फ्री क्रेडिट फ्रॉम बैंक्स. अंडर दिस स्कीम द पार्टिसिपेशन ऑफ MSME इन द लाइफस्टाइल सेक्टर इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज एब्सोल्युटली. अगर आपका इन्वेस्टमेंट आएगा, अगर लोन्स आएगा, अगर इंडस्ट्रीज को लोन मिलेगा, अल्टीमेटली द सेक्टर इज गोइंग टू राइज. So it is expected to increase, leading to a improved credit flow, bolstering the overall rural economy. हम लोग जानते हैं कि जो लाइफ स्टॉक सेक्टर है इट इज प्राइमरली अ रूरल बेस्ड इकोनॉमी का सेक्टर है. सो अगर आपका इंडस्ट्रीज इंक्रीज होगा क्योंकि उसको लोन्स मिल रहा है, पार्टिसिपेशन ऑफ MSME बढ़ रहा है इन द लाइफ स्टॉक सेक्टर, अल्टीमेटली द रूरल इकोनॉमी इज गोइंग टू बेनिफिट. सो जो हम लोग फार्मर्स के इनकम का डबल करने का बात करते हैं, ऑल्टरनेटिव सोर्स को भी देखने का बात करते हैं कि फार्मर्स के जो डिस्ट्रेस है उसको कम किया जा सके, तो उसकी तरफ भी एक सफिशिएंट अच्छा कदम होगा. ठीक है. इट विल ऑल्सो प्रमोट द इन्वेस्टमेंट इन वेरियस एरियाज ऑफ द लाइफस्टॉक सेक्टर सच एज डेयरी एंड मीट प्रोसेसिंग, एनिमल फीड प्लांट्स, ब्रीड इंप्रूवमेंट टेक्नोलॉजी, वेस्ट मैनेजमेंट, वेटरनरी वैक्सीन, ड्रग मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी. अल्टीमेटली कोई भी अगर इंडस्ट्री अगर ग्रोथ करता है दैट मीन्स
उसमें अगर कोई भी इन्वेस्टर अगर अपना पैसा इन्वेस्ट करता है, दे आर गोइंग टू गेट द इंक्रीज डिविडेंड, उनको डिविडेंड भी बहुत ज़्यादा मिलेगा। सो उससे जब एक इंडस्ट्रीज या एक इन्वेस्टर को एक इंडस्ट्रीज से राइज करने से डिविडेंड ज़्यादा मिलेगा, अल्टीमेटली इट विल ऑल्सो गिव सम मोटिवेशन टू अदर इन्वेस्टर कि वो उसमें इन्वेस्ट करके प्रॉफिट कमा सके। सो अल्टीमेटली जो इन्वेस्टमेंट है वो भी दिस ओवरऑल सेक्टर्स में बढ़ेगा। सो सिग्निफिकेंस इस स्कीम का बहुत अच्छा है, जस्ट बिकॉज ये कोलैटरल फ्री लोन प्रोवाइड कर रहा है to the eligible MSME in the livestock sector. So this is the complete contrast of this article. Next, rights issue of shares. Indian Oil Corporation, which is India's top oil firm, plan to raise capital through rights issue of shares. ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं राइट्स इशू ऑफ शेयर्स होता क्या है। सो व्हेन अ कंपनी needs to raise additional capital to keep the voting rights of the existing shareholders proportionately balanced, the company issues right shares. The right shares issue is offering of rights given to company existing shareholders, allowing them to purchase additional shares directly from the company at a discounted price rather than buying from the secondary market. The number of additional shares that a shareholder can purchase depends on the existing shareholding. Look, राइट्स इशू ऑफ द शेयर्स होता क्या है। फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी है एक्स, ठीक है, उसको अपने पैसे को रेस करना है, उसको फंड रेस करना है। बस उसके पास एक कंडीशन है कि वो अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को है वो प्रोपोर्शनैलिटी बैलेंस करते रखना है। मतलब उसको बहुत ज़्यादा शेयर होल्डिंग नहीं चाहिए किसी और प्लेयर से, जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उन्हीं से उनको पैसे रेस करना है। सो इस कंडीशन में वो राइट्स इशू करते हैं और इसको राइट शेयर इशू कहा जाता है। इट इज एन ऑफरिंग ऑफ द राइट्स गिवन टू अ कंपनी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, अलाउइंग देम टू परचेज एडिशनल शेयर डायरेक्टली फ्रॉम द कंपनी। सो फॉर एग्जाम्पल अगर एक्स है, वो अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स ए, बी और सी को बेच रहा है, तो वो क्यों खरीदेंगे अगर उनके पास कोई एडिशनल मोटिवेशन नहीं रहेगा। तो एडिशनल मोटिवेशन ये रहता है कि उनको ये जो शेयर्स है ये डिस्काउंटेड प्राइस पे दिया जाता है, ठीक है। तो ये भी राइट्स इशू का ये पूरा फंक्शन होता है। तो हम इसमें देखते हैं। दिस इज अ पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट प्लान टू इन्फ्यूज कैपिटल इनटू द 3 स्टेट ओन्ड फ्यूल रिटेलर्स टू फंड देयर नेट जीरो कार्बन एमिशन प्रोजेक्ट। अगर हम देखें तो 3 स्टेट ओन्ड फ्यूल रिटेलर्स कौन है, तो सबसे पहले तो इंडियन ऑयल है, भारत पेट्रोलियम है एंड हिंदुस्तान पेट्रोलियम है। तो अल्टीमेटली ये गवर्नमेंट का प्लान है जिससे कि वो नेट जीरो कार्बन एमिशन प्रोजेक्ट जो ये 3 कंपनीज चला रही हैं, विच इज 3 स्टेट ओन्ड फ्यूल रिटेलर्स, इनको फंड किया जा सके। तो अल्टीमेटली इसमें जो फंड आएगा वो गवर्नमेंट की तरफ से ही आएगा, क्योंकि जो गवर्नमेंट है दे आर द मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी एंड इट इज लाइकली टू सब्सक्राइब द राइट इशू एंड इन्फ्यूज द इक्विटी इन द कंपनी। से ये पूरा मैकेनिज्म चलने वाला है चलाने वाला है बाय द इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन टू रेज द फंड, और जिससे कि जो नेट जीरो कार्बन एमिशन के प्रोजेक्ट है उसको एक बढ़ोतरी मिल सके, एक पुश मिल सके। सो व्हाट आर द फीचर्स ऑफ द राइट्स इशू ऑफ शेयर्स? कॉर्पोरेशन इशूज राइट्स व्हेन दे नीड कैश फॉर वेरियस पर्पसेस। ओके, दिस प्रोसेस अलाउज कंपनीज टू रेज फंड विदाउट इंकरिंग इनटू द अंडरराइटिंग फीस। लुक, जब भी कंपनीज को अपना शेयर्स को लिस्ट आउट करना रहता है, तो उस शेयर्स को लिस्ट आउट करने के लिए उसको एक अंडरराइटर को अंडरराइटिंग फीस देना पड़ता है। लेकिन जब ये न्यू इन्वेस्टर्स को लिस्ट आउट कर ही नहीं रहे हैं, तो उनको फिर राइट्स इश्यू ऑफ शेयर्स में अंडरराइटिंग फीस देना नहीं पड़ता है, बिकॉज ये जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं वही उनके जो एडिशनल शेयर्स हैं, जो राइट्स इश्यू ऑफ शेयर्स हैं, इसको परचेज करते हैं। सो जो कंपनीज है उनका अंडरराइटिंग फीस भी बच जाता है। द राइट इशू गिव्स एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट, क्योंकि उनको एक तो सबसे पहली बात ये डिस्काउंट में मिल रहा है, डिस्काउंटेड रेट पे मिल रहा है, एंड बाय गिविंग देम द राइट रादर दैन देयर ऑब्लिगेशन परचेज शेयर एट अ लोअर प्राइस दैन बिफोर अ सर्टेन डेट। तो उनको सस्ते दाम पे मिल रहा है, सबसे पहले तो ये बेनिफिट है। सेकंड, उनको ऑब्लिगेशन नहीं है कि उनको खरीदना है, अगर वो चाहें तो वो परचेज कर भी सकते हैं, एंड इफ दे डू नॉट वांट दे कैन रिफ्यूज कि नहीं मुझे जरूरत नहीं है, आई डू नॉट हैव द मनी और आई डू नॉट नीड इट। So the existing shareholder may also have right to trade with the other interested market participants. For example, अगर A है, A is a person who is the investor in Indian Oil Corporation,
उसके पास एग्जिस्टिंग शेयर होल्डिंग है। अब अदर कंपनी उसको फॉर एग्जाम्पल कुछ और शेयर्स बेचती है, अब अगर इसको पैसे की रिक्वायरमेंट है तो ये पर्सन बी को ट्रेड कर सकता है। तो जैसे नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में सेकेंडरी मार्केट में शेयर्स का ट्रेडिंग होता है, तो राइट्स इशू ऑफ शेयर्स जो होते हैं इसमें भी आप शेयर एक दूसरे के बीच में कर सकते हैं। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स मे चूज टू फॉरगो द राइट शेयर, तो अगर ये बीच में चाहे कि अपने शेयर्स को फॉरगो कर दें तो इनके पास भी ये ऑप्शन रहता है। So what are the reasons for right issue of shares? So when a company plans to expand its business, it may require additional capital, ये तो हमने देख ही लिया, to pay off its debt, purchase requirement और acquire another company. So वो डेप्ट मतलब लोन्स में जाने के बावजूद लोन्स में जाने के बजाय ये इक्विटी को प्रेफर करेंगे, क्योंकि इससे इनका इंटरेस्ट का जो पैसा है वो भी बचता है। सेकंड, मैंने आपको बताया कि अंडर राइटिंग फीस है वो भी बचता है। सी ये दो वो होते हैं कि राइट्स इशू ऑफ शेयर्स को कंपनी प्रेफर करती है। वाइल रेजिंग इक्विटी, राइट्स इशू आर क्विक एंड इजी वे ऑफ कैपिटल एक्सपेंशन, क्योंकि आपको न्यू इन्वेस्टर्स को तो ढूंढना नहीं है, जो आपके एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं उन्हीं को आपको शेयर्स को बेच देना है। सो इट इज अ क्विक एंड इजी वे ऑफ कैपिटल एक्सपेंशन, ठीक है। सिमिलरली प्रोजेक्ट्स इन विच डेट फाइनेंसिंग इज अनअवेलेबल, सो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ये होते हैं जिसमें जो बैंक है या फिर जो लेंडर्स हैं वो असिस्टेंस प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। या मान लीजिए किसी कंपनी का क्रेडिट रेटिंग खराब है तो उनको लोन नहीं मिल रहा है, तो डेट फाइनेंसिंग अवेलेबल नहीं है, उस कंडीशन में भी इनऑपरेट है, एक्सपेंसिव है। उस कंडीशन में जो कंपनीज है वो इशुएंस ऑफ राइट्स करती है और उससे थ्रू कैपिटल का फॉर्मेशन करती है। कंपनीज लुकिंग टू इम्प्रूव देयर डेट टू इक्विटी रेशियो, वो भी सिमिलरली कैपिटल को रेज करती है। एडिशनली द डिस्ट्रेस्ड कंपनीज may issue rights shares to pay off their debt and improve their financial health. जो भी डिस्ट्रेस्ड कंपनी होती है जिनकी जो फाइनेंशियल हालत है वो अच्छी नहीं है, वो भी राइट्स इशू ऑफ शेयर्स कर सकते हैं ताकि वो अपने कर्ज को, अपने लोन्स को इम्प्रूव कर सके, कम कर सके और अपने फाइनेंशियल हेल्थ को बढ़ा सके। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस आर्टिकल। द नेक्स्ट आर्टिकल इज ग्रीडफ्लेशन, बट आई थिंक चलो ज़्यादा नहीं है, हम इस वीडियो में ही ग्रीडफ्लेशन को भी कवर अप कर लेते हैं। सो ग्रीडफ्लेशन है क्या? लुक, ग्रीडफ्लेशन मतलब कॉर्पोरेट ग्रीड की वजह से इन्फ्लेशन जो आता है उसको हम लोग ग्रीडफ्लेशन कहते हैं। सो ये एक एक्विजिशन है कि यूएसए की जो कंपनी है, यूएसए की कंपनी ने प्राइस इन्फ्लेशन किया फॉर द कॉर्पोरेट ग्रीड। फॉर एग्जांपल ये प्रोडक्ट ए है, ठीक है। अब अगर प्रोडक्ट ए कंपनी बना रही है और उसमें X% की प्रॉफिट ले रही है, सो प्रोडक्ट ए है, उसमें जो कंपनी के द्वारा प्रॉफिट है वो X% है, बट कंपनी एडिशनल प्रॉफिट चाहती है, इसीलिए इस प्रोडक्ट को 3X पे बेच रही है। इस कंडीशन में हो क्या रहा है? इस कंडीशन में जो कंपनी है वो X से 3X प्रॉफिट उसका बढ़ गया, बट जो कस्टमर्स है, जो कंज्यूमर्स हैं, उनको तो ये 3 गुना महंगा पड़ा ना। उस कंडीशन में जो इन्फ्लेशन आता है उसको हम ग्रीडफ्लेशन बोलते हैं। So, greedflation refers to the price inflation caused by the corporate greeds for higher profits. The proponents of the greedflation argue that corporate profit margins have risen significantly since the pandemic, even though larger economy has struggled and it has contributed to high inflation. से एक ऐसा एक्विजिशन है कि कॉर्पोरेट अपने प्रॉफिट मार्जिन को बढ़ाने के लिए जो ये परसेंटेज है अपने प्रॉफिट में उसको काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिए हैं, जिसकी वजह से हाई इन्फ्लेशन में इसका कंट्रीब्यूशन है। द बिलीव दैट द यूएस कॉर्पोरेशन हैव allegedly increased the prices of their goods by more than what was necessary to compensate the higher input cost caused by the supply chain bottlenecks. So अगर मान लीजिए कि पैंडेमिक में अगर X% के प्रॉफिट से अगर कंपनीज को अगर लॉस हो रहा है तो वो 2X कर सकती थी, 1.5X कर सकती थी, बट डायरेक्टली फॉर एग्जांपल अगर उन्होंने 3X कर लिया तो ये बहुत ज़्यादा अनफेयर है और यही रीज़न है फॉर द हाई इन्फ्लेशन एंड दिस इज कॉल्ड ग्रीडफ्लेशन। बट उसमें एक काउंटर व्यू भी है ग्रीडफ्लेशन का, दैट इज ये बहुत ज़्यादा ट्रू भी नहीं है, क्योंकि कुछ इकोनॉमिस्ट के द्वारा ये आर्ग्यू किया जाता है कि ग्रीडफ्लेशन एक्चुअली में प्रैक्टिकल पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि अगर आप देखो तो कंपनी जो है वो आर्बिट्रेरीली प्राइसेस को सेट नहीं कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल एक आपका बॉल पेन है, बॉल पेन का प्राइस 5 रुपीज़, 10 रुपीज़,
₹20, ₹50, ₹100 हो सकती है। बट अगर कंपनी चाहे कि हमें प्रॉफिट तो बहुत ज़्यादा बढ़ाना है, तो हमें बॉल पेन का प्राइस ₹5000 रख देते हैं, तो क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? एक्चुअली नो, क्योंकि अगर आप ₹5000 प्राइस रखो और से ₹1000 प्राइस रखोगे, उस कंडीशन में क्या होगा कि लोग आपके सामान को खरीदेंगे ही नहीं, है ना। तो इस कंडीशन में ग्रीडफ्लेशन आप एक हद से ज़्यादा बढ़ा भी दो तो आपके जो प्रोडक्ट है वो अनसोल्ड जाएंगे। और अदर बॉल पेन बनाने वाली कंपनी है, तो वो अगर आप 5000 प्राइस कर दिए हो ₹10 की पेन का, तो दूसरी कंपनी ₹10 में ही बेचेगी, तो मार्केट दूसरी कंपनी कैप्चर कर लेगी। सो companies cannot arbitrarily set the prices as many people seem to wrongly believe. Businesses set the prices for their product based on what consumers would be willing to pay. मतलब अगर कंज्यूमर अगर एक पेन का दाम ₹10 है, ₹10 ही पे करना चाह रहे हैं, और अगर वो ₹15 नहीं पे करना चाह रहे, तो कंपनी ₹15 नहीं सेट कर सकती है, बिकॉज अगर वो ₹15 अगर सेट करी थी, सो कस्टमर परचेज अल्टीमेटली करेंगे ही नहीं, वो दूसरे ब्रांड की पेन की तरफ जाने को प्रेफर करेंगे। सो ये एक आर्ग्यूमेंट दिया जाता है इन काउंटर व्यू ऑफ ग्रीडफ्लेशन। इन अदर वर्ड्स, businesses cannot force consumer to pay a certain price of good. They can only try to gauge the maximum prices that the customer is willing to pay and set the prices accordingly in order to maximize their profit. एब्सोल्युटली कोई भी कंपनी जो है वो डायरेक्टली कस्टमर्स की पॉकेट से तो पैसे निकाल नहीं सकती है, वो अल्टीमेटली ट्राई कर सकती है। बट अगर वो आर्बिट्रेरली अगर प्राइसेस को इंक्रीज कर दी, फॉर एग्जांपल अगर ₹10 का पेन है, तो अगर आप चाहो तो इसको ₹15 कर सकते हो, बट अगर आप ₹500 नहीं कर सकते हो। ₹15 हो सकता है आपके 4 कस्टमर परचेज करे, 2 ना करे, बट अगर आप 500 कर दो, 1000 कर दो, हो सकता है 1 भी ना करे। तो आर्बिट्रेरली जो होता है वो आपका कस्टमर्स को पुश नहीं कर सकती कंपनी टू परचेज। सो ये भी एक आर्ग्यूमेंट दिया जाता है इन काउंटर व्यू ऑफ ग्रीडफ्लेशन। सो इफ द बिजनेसेस सेट द प्राइस ऑफ इट्स प्रोडक्ट टू हाई, देन इट वुड कॉज इट गुड्स टू गो अनसोल्ड। मैंने अभी इसको एक्सप्लेन किया, तो अल्टीमेटली वो गुड्स जो है वो अनसोल्ड जाएगा। In short, while businesses have the freedom to raise or lower the prices, it is ultimately the consumers who determine the prices of any product in the market. ठीक है, ये आर्गुमेंट दिया जाता है। The primacy of consumers. Moreover, inflation refers to general rises in the price level. ये हम सभी जानते हैं कि इन्फ्लेशन जो है वो अगर आपका 1 साल पहले अगर आपका कम था, एक क्वार्टर में एक चीज का प्राइस h था, अगर वो 1.5h हो गया, मतलब इन्फ्लेशन आया है। ये जनरल राइज इन द प्राइस लेवल है। सो द ओनली वे कॉर्पोरेशन कैन इन्फ्लुएंस द ओवरऑल प्राइस लेवल बाय रिड्यूसिंग द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सो ओवरऑल प्राइस लेवल को एक हद तक ही बढ़ाया जा सकता है, बहुत ज्यादा नहीं बढ़ाया जा सकता है। हाउएवर, देयर इज नो एविडेंस दैट सजेस्ट देयर हैज बीन डेलिबरेट रिडक्शन इन द आउटपुट ऑफ द corporation recently. Even the corporation cut down their output, the drop in the output is likely to be temporary as the other supplier would rush to meet the demand. So एक एक्यूजिशन ये भी लगाया जा रहा था कि जो कंपनीज है वो मैनिपुलेटली करके अपने प्रोडक्शन को कम कर रही है, जिससे कि जो प्राइस है वो उनके गुड्स का बढ़ जाए, बट ये पॉसिबल नहीं है। और ये सिर्फ एक टेम्प्रोरी बेसिस पे हो सकता है, बट ये परमानेंट बेसिस पे नहीं हो सकता है, क्योंकि जो अदर सप्लायर्स है, दूसरे कंपनीज हैं, वो अल्टीमेटली जो डिमांड है कस्टमर्स के द्वारा उसको मीट कर लेंगे। तो अगर आप एक कंपनी हो, आप अगर बढ़ा दे रहे हो अपना प्राइस, या फिर अपने सप्लाई को कम कर दे रहे हो, प्रोडक्शन को कम कर दे रहे हो, तो दूसरी कंपनीज उसको फुलफिल करेंगे। सो दिस इज द अल्टीमेट चीज की आप डायरेक्टली ये पॉसिबल है ही नहीं। सो दस इट इज अनलाइकली दैट यूएस कॉर्पोरेशन हैव कॉज्ड द प्राइस टू राइज अक्रॉस द बोर्ड in the recent years by somehow adversely influencing the aggregate supply of goods. The current spell of the high inflation in the United States, the most economists believe, is better explained by US Federal Reserve expansionary monetary policy, during which the pandemic would put more money into the hands of the US consumers. The US money supply rose by a significant 40% during the pandemic, and this combined with the supply chain bottlenecks that caused the stringent lockdown that led to high inflation. So ultimately most economists ये बिलीव कर रहे हैं कि ये जो भी प्राइस राइज हुआ है,
ये जो यूएसए का फेडरल रिजर्व है, जस्ट लाइक दैट कि इंडिया में आरबीआई है, यूएसए में फेडरल रिजर्व है, उन्होंने एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी को अपनाया, ठीक है। उनके द्वारा जो है ये मनी सप्लाई जो है वो बहुत ज़्यादा मार्केट में बढ़ गया, पीपल को लोन बहुत आसानी से मिल रहा था, कम रेट्स पे मिल रहा था। सो उस रीजन की वजह से जो मनी सप्लाई है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया, और इसकी वजह से जो इन्फ्लेशन है वो भी बढ़ गया। सो उसकी वजह से 40% जो यूएस मनी सप्लाई को रोक दिया गया, और दिस हैज अल्टीमेटली लेड टू द इन्फ्लेशन इन द यूनाइटेड स्टेट्स। सो ये अल्टीमेटली जो बैलेंस्ड व्यू है ये बताया गया है राइटर के द्वारा इन दिस आर्टिकल। सो ग्रीडफ्लेशन का टॉपिक आपका यहाँ पर ख़त्म होता है। सो हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जो नेक्स्ट आर्टिकल्स हैं हम उसे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, अदरवाइज द वीडियो विल बी टू लॉन्ग। So this is the end of this video. See you next in the next video. Thank you.